गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 1 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ, माई सन सेट्स टू राइज अगेन। एक बहुत ही डीप मीनिंग वाला ये कोट है। माई सन सेट्स टू राइज अगेन। मैं गिरता इसीलिए हूं ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। मेरी हार इसीलिए होती है या फिर हुई है ताकि मैं जीत सकूं। माई सन सेट्स टू राइज अगेन। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट्स और ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं। या तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस बैनर को देख सकते हैं, या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद भी आप इस बैनर को अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और एल्स एक और ऑप्शन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करें। हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। ग्रोथ विथ इन इक्वालिटी इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 बाहर आ चुका है। और ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि भारत ने जो बेस्ट चीज़ की वो ये किया कि भारत ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की। जब पेंडेमिक की वजह से लोगों की जान के ऊपर खतरा हो गया तो भारत ने लाइवलीहुड या फिर इकोनॉमी के बारे में ना सोचते हुए लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जीवन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लोगों की जान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और आप कह सकते हैं कि एक लॉकडाउन भारत ने इम्प्लीमेंट किया। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 700 पेज का है। ऑफ कोर्स मैंने पूरा ये पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। मेरे कलीग अंकित अग्रवाल ने भी एक लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बनाया है और जो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इसको एक अलग एंगल भी इसका देखना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स यू शुड वॉच दैट वीडियो। तो इट सेज दैट इंडिया डिड बेस्ट ऑफ बोथ, यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया ने दी जान बचाने की। और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ गई, उसके बाद भारत ने लाइवलीहुड के ऊपर, यानी कि लोगों की इनकम के ऊपर, बिजनेस इकोनॉमी को फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की। स्टिमुलस पैकेजेस को अनाउंस किया गया। नाउ आई एम श्योर आपको पता है कि स्टिमुलस पैकेजेस किस प्रकार से कैसे अनाउंस किए गए थे, इसका भी थरो एनालिसिस हमने किया है। और एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि अब ये सरकार ने किया है, नेचुरली हुआ है, या फिर लोगों के कोऑपरेशन हुआ है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन एक चीज़ तो है, ऑफ कोर्स सरकार का भी इसमें योगदान है, लोगों का भी है, लेकिन अकेले किसी एक के बारे में हमने ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए और इसकी वजह से ही ये हुआ। लेकिन रियलिटी ये है कि फ़िलहाल ये जो कर्व है, जो कोविड-19 पहले ऐसे जा रहा था, अब ये फ्लैट भी होने लगा और ड्रॉप भी होने लगा, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। दूसरी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे देश में सेकंड वेव हमें देखने को नहीं मिली है। यूरोप के बहुत सारे देश, फॉर एग्जांपल यूके, स्पेन, जर्मनी, इटली, यूएसए में भी सेकंड वेव देखने को मिली थी, लेकिन भारत में कोविड-19 कोरोना वायरस की सेकंड वेव देखने को नहीं मिली है। एंड वी आर वेरी लकी, थैंक गॉड, कि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। द सर्वे सेज दैट इंडिया हैज टर्न्ड द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री भी करता हूं और डिसएग्री भी करता हूं। एग्री इसलिए क्योंकि रियलिटी की बात करें तो भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसमें हम डेफिनेटली मना कर ही नहीं सकते। मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मीन्स अच्छे पॉइंट्स मीन्स बेग पार्डन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अच्छे बदलाव के रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, तो वो डेफिनेटली मोदी सरकार ने किया। फाइनेंशियल पैकेज जब अनाउंस किया गया तो उसमें भी MSME सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर को ध्यान में रखा गया। और आपके लिए एक प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट फुटपाथ के ऊपर सामान बेचते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं,
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री ने एक डेडिकेटेड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड स्कीम निकाली है। उस स्कीम का नाम क्या है और उस स्कीम के इम्पोर्टेंट फीचर्स, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें उस स्कीम में शामिल हैं, ये चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करनी है। बहुत ही ईजिली आपको प्रीलिम्स में इसके ऊपर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताइए उस स्कीम का नाम और उसके सेलिएंट फीचर्स। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो सरकार ने किए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों के साथ मैं डिसएग्री करता हूं, और वो ये है कि ये फ़िलहाल जो किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया होता तो ये ना होता। दूसरी चीज़, एमएसएमई सेक्टर्स, बहुत सारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद में भी उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं मिली है। और उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर, क्या हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर फैक्ट्स हैं, क्या हमारे पास नंबर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए, ग्राउंड रियलिटी पर एक्चुअली में इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन क्या है, क्या हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके जवाब हमारे पास नहीं है, और ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये फोरकास्ट करता है कि ये जो 2021-2022 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, अभी मार्च में ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा और 1 अप्रैल 2021 से एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी। तो ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है, ये नया साल जो है, इसमें भारत का ग्रोथ 11% के डबल डिजिट में हम ग्रो करने वाले हैं, ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि वी शेप्ड रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यही हम चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो ये फोरकास्ट या फिर ये इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस नहीं करता है वो ये है कि इनइक्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे भारत के जो पैसे वाले लोग हैं उनकी वेल्थ कितनी ज़्यादा बढ़ गई। हमने ये देखा कि एक व्यक्ति को जो 10 साल लगेंगे वो पैसे एक पैसे वाला व्यक्ति जो हैं वो शायद 1 महीने में कमा लेता है या फिर उससे कम समय में कमा लेता है। तो ये जो गैप है अमीरी और गरीबी का, ये और ज़्यादा बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और कोविड-19। तो इसको लेकर सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में कोई ऐसी खास क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट ये इशारा लग रहा है कि वेल्थ क्रिएशन को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन आप यानी कि ज़्यादा पैसे वाले लोग ज़्यादा पैसे वाले बने, तो इसके ऊपर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। ऐसा हमें एक इशारा जो है, ऐसी एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वैसे इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी जो बड़ी है उसको लेकर डेडिकेटेड एक एक्शन की आवश्यकता है। उसको लेकर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। फिर इस डॉक्यूमेंट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू कितना बड़ा है, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और इसके साथ साथ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स को भी ऑफ कोर्स देखा ही है। तो एक फाइन बैलेंस रखकर हम यहाँ पर लाइक एवरी डे वी हैव डिस्कस्ड फैक्ट्स एज वेल एज एक फाइन बैलेंस, दोनों प्रोज एंड कॉन्स को देखने की यहाँ पर कोशिश की है। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट हाई कैन यू चैट। मैं चैटिंग, आई डोंट लाइक चैटिंग, राइट। तो मैं चैटिंग नहीं कर पाऊंगा। जेन्यूनली आपके कोई प्रश्न हैं, चाहे पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हो, मोटिवेशन के साथ हो, सेल्फ हेल्प की आपको आवश्यकता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, देन यू कैन राइट मी योर क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन लिखे तो ऐसे ही मत लिख दीजिए कि हे हेल्प दिस दैट, आई डोंट लाइक दैट एज वेल, राइट। किसी को भी पसंद, क्योंकि मैं खुद ऐसे अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो आई डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट शुड बी कोडियल, इट शुड बी फ्रेंडली, इट शुड बी फॉर्मल, राइट। तो यस, आप जितना एफर्ट क्वेश्चन में या फिर लिखने में रखेंगे उतना ही फिर डिपेंडिंग ऑन दैट आपको आंसर मिलेगा। कई स्टूडेंट्स और लोग कहते हैं कि हम इतना, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली आपने ये महसूस किया होगा कि आपने किसी को पत्र लिखा और कभी रिप्लाई ही नहीं मिला। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने कम्युनिकेट अच्छी तरीके से किया था। थिंक अबाउट इट। एनीवे,
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि यू शेयर दिस लेक्चर। लास्ट जो सैटरडे है, आई डोंट थिंक सो दैट मेनी स्टूडेंट्स शेयर्ड इट। I want you guys to share it, right? To share it on regular basis. It's very important. The problem of aging dams. डैम्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारी वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, पानी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, पानी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन डैम्स और रिजर्वोयर्स हैं, ये वाटर सिक्योरिटी का एक इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। यूड बी थिंकिंग कि कैसे ये वाटर सिक्योरिटी का इश्यू क्रिएट कर सकते, मीन्स के इट कैन थ्रेटन आवर वाटर सिक्योरिटी। वाटर स्कैरसिटी हो सकती है डैम की वजह से। एक एरिया में पानी तो रहेगा लेकिन दूसरे एरिया में इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, इजंट इट? आप एक पानी जो जा रहा है उसको यहाँ पर रोक देंगे तो इस वाले पोर्शन में पानी रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि डैम में ये सिस्टम होती है कि हम जितना पानी आवश्यक है उसको धीरे धीरे रिलीज़ कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छे फ्लो को। यस, लेकिन डैम की एक एज भी होती है। हमारा घर जो है वो एक 30, 40, 50 सालों के बाद वी हैव टू क्रिएट अ न्यू वन, क्योंकि वो घर अब कमज़ोर हो गया होगा। डैम के ऊपर कितना प्रेशर होगा, जस्ट इमेजिन। तो डैम की एज जो है, अगर किसी देश में बहुत पुराने डैम हैं तो वो कभी भी फट सकते हैं और हमारे देश में ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। रिजर्वोयर वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सॉइल, टेक्निकली नोन एज सिल्ट एंड सेडिमेंट। आपको पता है नदी जो है जब पानी बहता है तो उसके साथ मिट्टी भी होती है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक बार सारी चीज़ें सेटल हो जाए उसके बाद पानी जो है वो थोड़ा क्लियर आपको नज़र आएगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि बारिश के टाइम पर आप अलग अलग नदियों को देखेगा, यू विल फील कि या तो उसका रंग काला हो गया है या फिर एक ब्राउनिश टाइप कलर हो गया है, बिकॉज वो मिट्टी भी उसके साथ पानी में मिक्स्ड है। और फिर ये सारी चीज़ें, ये डैम का ये वाला पार्ट जो है वहाँ पर ये मिट्टी जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो डैम की जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हमारे देश की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े डैम्स बनाने में हमारा रैंक नंबर 3 है। लार्ज डैम्स की बात करें तो दुनिया में इंडिया इज रैंक्ड 3rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स। हमारे देश में 5200 जितने लार्ज डैम्स हैं और इसमें से 1000 या फिर 1100 जितने डैम्स जो हैं उनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। कुछ डैम्स ऐसे हैं जिनकी एज 120 ईयर्स जितनी है। इनको कई बार टिकिंग बॉम्ब की तरह भी कहा जाता है कि ये एक प्रकार का टाइम बॉम्ब है। कभी भी ये, जिसका टाइम हमें नहीं पता है, कभी भी ये फट सकता है। और 2050 तक हमारे देश में 4400 जितने ऐसे डैम्स हो जाएंगे जिनकी एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा होगी। तो ये जो शेल्फ लाइफ है, और छोटे डैम्स की बात करें, राइट, माइक्रो डैम्स कई जगह पर होते हैं, मीडियम साइज़ के डैम्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ तो बड़े डैमों से भी कम होती है। तो ऐसे तो कितने सारे खतरनाक डैम के आसपास हम रहते हैं। कृष्णा राज सागर डैम जो है वो 1931 में बिल्ड किया गया था। मेट्रो डैम जो है 1934 में। और ये रिजर्वर्स जो हैं ये कावेरी रिवर बेसिन जो एक वाटर स्कैर्स एरिया है वहाँ पर ये डैम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो मिट्टी का मैंने एग्जांपल दिया कि मिट्टी की वजह से क्या होता है कि पानी कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे चौक होने लगती है, कम होने लगती है। इसकी वजह से जो क्रॉप्ड एरिया है वहाँ पर धीरे धीरे पानी की सप्लाई जो है वो कम होने लगती है। पानी की सप्लाई कम होने की वजह से फिर लोग जो हैं वो ज़्यादा ग्राउंड वाटर और रेन वाटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और इवेंचुअली जो किसान है उसकी इनकम के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। और जस्ट इमेजिन अगर एक डैम फट जाता है तो फिर इसकी एक एक डिज़ास्टर की जो इम्पैक्ट होगी वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। भरूच में 2020 में, केरला में 2018 में, चेन्नई में 2015 में जो फ्लडिंग आई उसके पीछे रीज़न यही था कि डैम की जो कैपेसिटी है वो नियरली कम हो गई है। तो आने वाले वक्त में हमारे डैम जो हैं वो और बूढ़े हो जाएंगे और ओल्ड हो जाएंगे। तो या तो हम इनको रिप्लेस करें या फिर इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। इट्स अ वेरी
जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। मूविंग ऑन, डिजिटल ऑन डेमोक्रेसी, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और सच बात भी है कि फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर दिल्ली और बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट जो है, इंटरनेट की सर्विसेज को बंद किया गया था। हरियाणा में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि रिसर्च ये बताती है, रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि डिजिटल ब्लैकआउट्स, जैसे बिजली पावर सप्लाई को कट किया जाता है जिसको हम कहते हैं पावर आउटेज, इसी प्रकार से जो डिजिटल ब्लैकआउट है यानी कि इंटरनेट की सर्विसेज को, मोबाइल सर्विसेज को बंद कर देना जो है, ये रूमर्स यानी कि अफवाहों को फैलने से रोकते नहीं है। इनफैक्ट ये और ज़्यादा अफवाहें जो हैं वो फैलती हैं। आप राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ब्लैकआउट। आपने इंटरनेट ही सरकार ने बंद कर दिया है। दूसरी चीज़, इसका सामूहिक निषेध जो है, कोलेट्रल डैमेज एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर और दूसरे बहुत सारे से सेक्टर के ऊपर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती हैं। किसी एरिया में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, एक ऑफिस का कितने रुपए का नुकसान, लेट्स से एक ऑफिस का 5,000 रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि आपने इंटरनेट बंद रखा था। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी सारी ऑफिसेज, कितने सारे बिजनेसेस जो हैं उसके ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। तो इसका कोलेट्रल डैमेज जो है उसका तो शायद कैलकुलेशन हमारे पास है ही नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कितनी मदद की थी हमारी लॉकडाउन के टाइम पर। जस्ट इमेजिन कीजिए, लॉकडाउन के टाइम पर इंटरनेट की सर्विस चल रही थी मेरे यहाँ पर। आई वॉज एबल टू हैंडल एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग इन द सेंस जो मेरे जॉब के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी उसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ इंटरनेट सप्लाई। मेरा वक्त भी कहाँ पर चला गया पता ही नहीं चला। यूज्ड टू स्टे बिजी लाइक एवरी डे। ऐसा लगा कि जैसे लाइफ जो है वो नॉर्मल चल रही है क्योंकि वही जगह, वही वर्क फ्रॉम होम, वही सारी चीज़ें। आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद मोस्ट ऑफ माई कलीग्स एंड एवरी वन बिकॉज इंटरनेट में किसी प्रकार का वो नहीं था। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लॉकडाउन के टाइम की बात है। एक्सक्यूज मी। आई वॉज एबल टू डिलीवर लेक्चर्स। आई एम जस्ट मेरा ही खुद का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप खुद का एग्जाम्पल देखिए। आप या तो पढ़ाई कर पाए या फिर आपका वक्त निकालने के लिए किसी ने वीडियोस देखे, एक्सरसाइज के वीडियोस देखे, किसी ने फिल्म देखे, वॉटेवर जो भी आपने किया है, जो भी कुछ किया हो, जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें आप कर पाएँ लॉकडाउन के टाइम पर। किसी ने नई स्किल्स सीखी, किसी ने खाना बनाना सीखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक लाइफ सेवर के तौर पर लॉकडाउन में हमें काम आए हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट को शायद सिक्सोफ्रेनिया हो गया है ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक सर्वे जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे में सरकार क्या कह रही है पता है? सरकार कह रही है डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना। सरकार कह रही है कि ई एजुकेशन के माध्यम से जो एजुकेशन में आप अच्छी स्कूल में पढ़ाई हुई, किसी की इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, किसी को अच्छी कॉलेज में पढ़ाई हुई, किसी की नहीं हुई, तो ये सारा जो गैप है ये चला जाएगा बिकॉज ऑफ ई एजुकेशन। और दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स जब होती हैं तब यही सरकार इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर देती है ताकि चीटिंग ना हो। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी जो है सरकार की, ये समझ में मीन्स इसको समझना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। दूसरी चीज़, इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो मोबाइल इंटरनेट स्पीड हमारे देश, दुनिया के देशों के रैंक में वी आर एट 129th। और ब्रॉडबैंड स्पीड की बात करें वी आर एट 65th प्लेस इन द वर्ल्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड में। तो ऐसी पुअर क्वालिटी की स्पीड से आप डिजिटल रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। ये हमारी जो बैलगाड़ी की तरह जो हमारा इंटरनेट काम करता है, इससे आप डिजिटल रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। फिर डिस्ट्रप्शंस भी बहुत होते रहते हैं। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। आपकी स्ट्रीट में से कोई बड़ा सा ट्रक निकला और सारे वायर तोड़कर चला गया, तो 2-3 दिन के बाद, अभी तो इतना वो बुरा हाल नहीं है लेकिन ऐसा भी होता है। तो गवर्नमेंट कैन टू चैम्पियन अ डिजिटल इकोनॉमी विद सब पार इंटरनेट स्पीड्स एंड एनफोर्स मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स। डिजिटल इज सपोज्ड टू एम्पावर पीपल व्हाइल इंटरनेट शटडाउन्स हैव एन अनडेमोक्रेटिक फील। डिजिटल वर्ल्ड जो है इससे लोगों का सशक्तिकरण होना चाहिए।
ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको जो बंद किया जाता है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। अनक्वाइट वोटर्स, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है टेलीग्राफ का। चाइना जो है, चाइना इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। चाइना अपनी कैपेसिटी से या फिर जो भी चाइना कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है ताकि दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना अपना दबदबा जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटेन कर सकें। जब हम दक्षिण पूर्वी या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आसियान नेशंस, ASEAN। नए स्टूडेंट्स के लिए आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें 10 देश हैं, राइट। ये 10 देश कौन से हैं ये आप खुद ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करें। बाय द वे ये 10 देश जो हैं वो ये सारे देश हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। म्यांमार एक ऐसा देश है जिसका एक पार्ट, इसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो दक्षिण एशिया के साथ जुड़ा हुआ है और इसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो म्यांमार एक मिडिल कंट्री है जब हम इस दो क्षेत्रों की बात करते हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। अगेन ये वाला पोर्शन जो है डियर फ्रेंड्स, ये है साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, और ये वाला पोर्शन जो है ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाइए, बार बार इसको सुने जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो, क्योंकि इसको समझे बिना आप शायद आज के डिस्कशन को समझ ना पाएं। अब इंडिया और जापान ये दो देश ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में धीरे धीरे हमें एक्टिव तो हैं ही, लेकिन और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और यूएसए में भी नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं जो बाइडन, तो वो फिर से इस क्षेत्र में एक नई पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, एक नई फ्रेंडली पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। तो चाइना ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल है। चाइना का एक प्रोप्राइटरियल एटीट्यूड, प्रोप्राइटरियल यानी कि एक मालिकाना एटीट्यूड जो है चाइना का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चाइना ये जो रीजन है ये साउथ ईस्ट एशिया को अपना बैकयार्ड यानी कि अपना एक गार्डन समझता है कि मेरा घर और घर के सामने या फिर घर के पीछे जो एक गार्डन है वो गार्डन है साउथ ईस्ट एशिया चाइना के लिए। तो इसमें कुछ अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो चाइना इज गोइंग टू गेट अपसेट, ऐसा समझने के लिए है। नो वन इज मिसबिहेविंग देयर, in fact it is China who is misbehaving. Although it may not want to exert direct control over the region, it does not welcome foreign influence or interference. चाइना डायरेक्टली इस रीजन को कंट्रोल करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर बाहर की कोई शक्ति, फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो चाइना को ये चीज़ पसंद नहीं है। अभी फ़िलहाल पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो यांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफ्रीका की एक टूर पर गए थे और अफ्रीका से वापस आते हुए उन्होंने म्यांमार, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपाइंस ये देशों की यात्रा की। उसके कुछ 3 महीने पहले की बात है जब उन्होंने कैम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की मुलाकात ली थी। He is yet to visit Vietnam as part of this surge. वो वियतनाम भी जाने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं म्यांमार को, राइट। फॉरगेट अबाउट वियतनाम एंड अदर कंट्रीज। हमारा मेन फोकस जो है वो म्यांमार है यहाँ पर आज की डिस्कशन में। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ दक्षिण एशिया, एक तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं, अंडमान सी यहाँ पर हैं, राइट। ये है इरावदी नदी का मुख और सितवे, ये पोर्ट आप देख लीजिए एक बार। आई होप यू कैन सी दिस वन, दिस इज सितवे, राइट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। क्यों इम्पोर्टेंट है आई विल टेल यू इन 2 मिनट्स। अब यांग यी जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो जब म्यांमार में गए तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो म्यांमार को 3 लाख डोजेस, 3 लाख कोरोना वैक नाम की जो उनकी वैक्सीन है उसके 3 लाख डोजेस गिफ्ट करेगा। और भारत को ऑलरेडी म्यांमार ने ऑर्डर दे दिया है, 30 मिलियन डोजेस चाहिए म्यांमार को, और भारत ने ऑलरेडी 1.5 मिलियन डोजेस, ये 3 लाख डोज दिए हमने, उनको दिए हैं 15 लाख डोज जो हैं उसकी गिफ्ट हमने ऑलरेडी म्यांमार तक पहुंचा दी है। और भारत ने ये कहा है कि ये एक प्रकार का डोनेशन था, नेबरहुड फर्स्ट को ध्यान में रखते हैं। तो भारत भी अपनी कोशिश जो है वो कर रहा है कि इस रीजन में हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रहे।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में रेज्यूम यूएस म्यांमार मिलिट्री कोऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर से रिवाइव कर सकते हैं नए प्रेसिडेंट। और बीजिंग जो हैं यानी कि चाइना जो है एक क्योक्प्यू नाम का पोर्ट है वहाँ पर रखाइन स्टेट में है, और यहाँ पर एक शिपिंग बेस क्रिएट, एक नया पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना, और इसके माध्यम से पूरा ये रीजन जो है वहाँ पर एक चाइना एक्टिवेट हो जाएगा, इज़न्ट इट, ये यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है इसको लेकर भारत ऑफ कोर्स खुश नहीं है, और उसके थोड़े ऊपर ही यहाँ पर हमने सितवे पोर्ट, भारत ने ये डेवलप किया है, और ये जो सितवे पोर्ट है ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, तो इसमें ये भी है कि यहाँ से वेस्ट बंगाल से हम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सितवे और सितवे के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट तक चीज़ों को पहुँचा पाएंगे। तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन को वाटरवेज की कनेक्टिविटी मिलेगी सितवे पोर्ट से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भारत भी चला रहा है। फिर जापान जो है एक मतारबारी नाम का डीप सी पोर्ट है, वो बांग्लादेश में डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चाइना जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ यूएसए, जापान और इंडिया को करती रहनी चाहिए। मूविंग ऑन, द एडवांटेजेस ऑफ इमिग्रेशन, ये पायोनियर का एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। अगर हम गुड एजुकेशन प्रोवाइड करें तो हम गुड सिटीजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जनरली स्पीकिंग। और अगर हमारे देश में हर एक सिटीजन्स को, लेट्स से आने वाली सभी जनरेशन्स को हम गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो चांसेस ये होंगे कि हमारे देश में टैलेंट, और हमारे देश में इतने सारे लोग होंगे, हाईली स्किल्ड लोग, कि कितनी भी हमारी इकोनॉमी की साइज हो जाए, हम सभी को जॉब नहीं दे पाएंगे, सभी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पर बेस्ट क्या होगा, या फिर अभी भी बेस्ट क्या है, लोग जब दूसरे देश में माइग्रेट हो जाते हैं, राइट, वो दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके ऐसा नहीं है कि उनके रूट्स हमारे साथ, ऑफ कोर्स इसके प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों ने अगर माइग्रेट कर लिया होता तो शायद हमें वो ये सारी चीज़ें जो मिसाइल मैन हमें मिला हमारे देश को, ये ना मिल पाता। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जांपल्स। और कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई और कमला हैरिस के पेरेंट्स, या फिर हु इज़ दैट गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम, सुंदर पिचाई और एक सत्या नाडेला, यस। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट हुए और वहाँ तक पहुँचे, तो वो भी अच्छी बात हुई, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी ऑफ माइग्रेशन जो है, टेक्नोलॉजी ऑफ माइग्रेशन यानी कि लोग माइग्रेट जो होते हैं उसको हमें एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट से समझना होगा। ये एक प्रकार का बैलेंस ऑटोमेटिकली, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है एक देश के ऊपर या फिर एक सिस्टम के ऊपर, तब लोग जो है वो माइग्रेट होते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ माइग्रेशन। हमारे लोग जो है, वैसे हमारा कल्चर अगर आप देखें भारत का, तो हम ईजीली फिट हो जाते हैं कहीं पर। और ये मैं एक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि भारत के लोग काफ़ी इजीली फिट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वी आर द मोस्ट परफेक्ट। हमारे भी कुछ इश्यूज हैं, बहुत सारे। आई विल गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में पढ़ता था, तो आई वाज ऑलरेडी लिविंग देयर इन यूके। तो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स, मीन्स व्हेन आई जॉइंड दैट कोर्स, राइट, तो उस टाइम पर भारत से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आए थे भारत के। तो ऑफ कोर्स उनके साथ मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि ये जो भारत के हमारे दोस्त थे, वो सिर्फ भारत के लोगों के साथ ही हैंग आउट करते थे। वो वहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं या फिर जापान और चाइना और दूसरे देशों से के जो स्टूडेंट्स थे, मिडल ईस्ट के स्टूडेंट्स, तो उनके साथ हाई हेलो था उनका, लेकिन खाना पीना, बाहर जाना, हैंग आउट करना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत सारे फैमिलीज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनके दोस्त होते हैं, वो इंडियंस हैं, वहाँ पर रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से रहते हैं, लेकिन उनके वहाँ पर शादी या फिर पार्टी होती है, तब आपको सिर्फ इंडियंस ही नज़र आएंगे, वहाँ के लोकल नज़र नहीं आएंगे। तो ये चीज़ जो है, इसका मतलब ये इंडिकेशन ये है कि आप वहाँ पर रहते हैं, आप हाई हेलो है सबके साथ, लेकिन वो जो एसिमिलेशन है वो अभी भी नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी हमें थोड़े अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए।
और ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि कमला हैरिस जो हैं, मीन्स जो बाइडन हैं, वो आज तक के यूएसए के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। तो जो ज़्यादातर काम है वो कमला हैरिस के द्वारा किया जाएगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिस्टम ऑफ यूएसए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देखते हैं। लेकिन कमला हैरिस का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एक एशियन लोगों का जो पर्सोना है और ख़ास करके महिलाओं की जो इमेज है, शी इज़ ए सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यू कैन से, तो उनके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। दैन आई एम होप कि कमला हैरिस जो है ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी कर पाएगी। तो व्हाट वी नीड टू लर्न इज़, जो हमारे देश में जो नई दुल्हन होती है, तो व्हाट पीपल जनरली एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू दुल्हन, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक परिवार में फिट हो जाए, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल लें, पूरा दिन अपने मायके की बात ना करें। दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट, इजंट इट? तो यही एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें, जब हम माइग्रेट होते हैं किसी देश में, तो वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एसिमिलेशन। हमें भी एक नई दुल्हन की तरह वहाँ पर फिट होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। ऑफ कोर्स पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इनको आराम से देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। कुछ मैंने प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको जेन्युइनली पसंद आया है तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू हिट द लाइक। अगर आपको पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन। और यस, शेयर ज़रूर करिएगा इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको पसंद आता है तो ये लेक्चर, ये सीरीज़ पसंद आती है तो दूसरे लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सो आई विल सी यू टुमारो। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।